Hello students, now we are going to discuss about the Wheatstone bridge. It is a device to find an value of unknown resistance accurately and quickly. It is basically an arrangement of four resistances P, Q, Rs arranged in a quadrilateral form. Understand? And battery and battery and a galvanometer is also arranged. We will show in the diagram how they are arranged. Understand? It is devised by Charles Wheatstone in 1843. Now we are going to discuss what is the working, what is the principle on which it works. Understand? Now it has four resistance. The resistance P is arranged in this arm, connected in this arm, and let it be the resistance Q. It is the resistance R, and let it be the resistance S. Understand? A galvanometer is attached from this point to this point. It is galvanometer, and let a key is also arranged. Understand? Now it is the cell or battery of EMF epsilon, and it is another key. Cell and this battery KB, cell and this key KB is arranged in this arm between A and C. It is point B and D, A, B, C, D. It is arrangement of four resistance P, Q, R and S. S is variable resistance. The arms containing resistance P and Q are known as ratio arms. Ratio arms. Arms containing P and Q are known as ratio arms, and the arm which contains galvanometer is known as bridge arm. Bridge arm वो है बच्चों BD, है ना, कंटेंस गैल्वेनोमीटर प्लस की. अंडरस्टैंड? And R is known as, it is the variable resistance. Variable resistance. And resistance S is unknown resistance. Unknown resistance. P और Q भी बच्चों जो नॉन रेजिस्टेंस है, P एंड Q, these are the non resistances. Non resistances. Understand? अब बच्चों की सबसे पहले इस की को प्रेस करेंगे. अंडरस्टैंड? इस की को प्रेस करने के बाद करंट है जो I स्टार्ट्स फ्लोइंग, और इस की को भी हम प्रेस कर देंगे. इट इज़ लेट KG, ये गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड की है, इसका नाम KG. अंडरस्टैंड? इस की को भी प्रेस कर देंगे, इस की को है जो देयर आफ्टर इस की को भी प्रेस कर देंगे. की को प्रेस करने के बाद इस आर्म के अंदर करंट है जो फ्लो करेगी I1, इस वाली आर्म में I माइनस I1. अंडरस्टैंड? इट इज सिंपली किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एट पॉइंट A, फर्स्ट लॉ. अंडरस्टैंड? लेट अ करंट है जो फर्दर यहाँ डिवाइड हो जाती है. IG करंट फ्लोज थ्रू दिस आर्म and remaining current I1 minus IG. I1 minus IG flows through this arm. अब बच्चों अगेन है जो IG इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और अगेन आपका जंक्शन पॉइंट D है, तो इस D पर जंक्शन पॉइंट पे दोनों करंट है जो एडअप हो जाएगी बिकॉज दे आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, एंड टोटल करंट I minus I1 प्लस IG फ्लोज थ्रू दिस आर्म. इस आर्म के अंदर करंट की वैल्यू I माइनस I1 प्लस IG है. अब इस पॉइंट पर करंट है जो अगेन है जो करंट है जो उनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, क्योंकि ये जो जंक्शन लॉ लगाऊंगा मैं फर्स्ट लॉ, तो ये वाली करंट और ये वाली करंट ऐड हो जाएगी, और अगेन है जो करंट I बन जाएगी. बच्चों इन दोनों को आप ऐड करके देख लो, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, अगेन करंट बिकम्स I इन दिस आर्म. अंडरस्टैंड? कंटेनिंग सेल और बैटरी. अंडरस्टैंड?
अब बच्चों है जो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, अंडरस्टैंड। तो बैलेंसिंग कंडीशन होती है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, अपन देखेंगे, इसको डिराइव करेंगे हम कि व्हेन वैल्यू रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P एंड Q इक्वल्स टू रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R एंड S, अंडरस्टैंड, देन व्हीटस्टोन इज सेड टू बी बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज वो बैलेंस्ड माना जाता है, अंडरस्टैंड। अब ये कंडीशन कैसे आती है बच्चों, अब इसमें जो S है जो अननोन रेजिस्टेंस है, तो S की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं Q/P इंटू R, अंडरस्टैंड। वैल्यू Q की वैल्यू पुट कर देंगे, P की वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे। R इज नॉन रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड, R इज नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। P, Q और R इसमें नॉन रेजिस्टेंस है, S अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस जिस आर्म में होता है उसको स्टैंडर्ड आर्म भी कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड आर्म। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिस आर्म में होता है उसको रेजिस्टेंस, सिंपली रेजिस्टेंस आर्म भी कह सकते हो बच्चों, रेजिस्टेंस आर्म, अंडरस्टैंड। या इसको है जो नॉन रेजिस्टेंस, जिसमें R है जो नॉन रेजिस्टेंस है, इसको आप है जो स्टैंडर्ड आर्म तो कहते ही हैं, अंडरस्टैंड। आप इसको वेरी कराते हैं, वेरी कराने से जो P/Q इक्वल टू R/S वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बैलेंस्ड, एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब बच्चों हम चेक करते हैं हाउ दिस कंडीशन इज अराइव्ड। तो हम किरचॉफ्स लॉ है जो अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड। तो लेट द फॉर द क्लोज लूप ABDA इट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, मेरी ये वाली डायरेक्शन, मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा, अंडरस्टैंड। और डिफरेंस इन पोटेंशियल, वापस A तक पहुंचूंगा मैं, A से B, B से D और D से A, इट इज द डायरेक्शन ट्रेवर्सल, और अगेन मैं A पे पहुंच जाऊंगा। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0 अलॉन्ग दिस आर्म। नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में जो बच्चों, पहले मैं लिख देता हूं बच्चों, फॉर क्लोज्ड लूप डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल दैट इज क्लॉकवाइज। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल को हम पॉजिटिव मानते हैं, अंडरस्टैंड, पॉजिटिव डायरेक्शन, आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। अब लेट अस स्टार्ट ट्रेवलिंग इन क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम पॉइंट A। तो चूंकि हम A से B की ओर जा रहे हैं और करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई चेंज इन पोटेंशियल दैट इज -I1P। यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, -I1 इंटू P बाय डिक्रीजेज बाय I1P। माइनस साइन शोज द डिक्रीज एंड I1P शोज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में। और अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बच्चों में G मान लेता हूं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू G, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू IG। इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है वो IG है। नाउ अगर आप B से D की ओर मूव करते हैं, आप डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है, तो इट मीन्स आप यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो B से D तक जाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी अगेन नेगेटिव, -IG इंटू G। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम D to A, वेयर एज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to D, दैट्स वाई देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल, दैट इज I-1 into R, and it equals to 0 because we are again at point A. It is equation 1. Understand? Now
आपके पास एक क्लोज लूप ये और ले लीजिए, इसके अंदर डायरेक्शन आप किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, यानी आप किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, है ना, वो मूवमेंट की डायरेक्शन आपको लिख देनी है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इट डजेंट मैटर, है ना। फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी सेम, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस दैट वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, द फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी सेम। आप इस डायरेक्शन में चलते हैं या इस डायरेक्शन में चलते हैं इस क्लोज लूप के अंदर, इट मेक्स नो डिफरेंस, अंडरस्टैंड। तो मैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, लेट, अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो मैं इसको लिख दूंगा, फॉर क्लोज्ड लूप डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं इस बार पॉजिटिव मान रहा हूं बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम ट्रेवल करेंगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं बच्चों, अंडरस्टैंड। इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, है ना, तो इस डायरेक्शन में चलते हुए मैं चेंज इन पोटेंशियल को हर आर्म में जो नोट करूंगा, और आप है जो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस यू कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल एज पॉजिटिव डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशन, अंडरस्टैंड। हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, अगेन ऐसी की ऐसी इक्वेशन इसके लिए भी हो जाएगी, किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज द वोल्टेज लॉ। हाँ, फॉर क्लोज्ड लूप BCDB डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ट्रेवर्सल दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज है जो पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चों, इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें, इट मीन्स वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बी, तो बी से आप यहाँ से यहाँ तक आए, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल इज -Ig इंटू जी। फिर आप इसी डायरेक्शन में डी से सी की ओर आ रहे हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दैट इज -I-1 प्लस IG इंटू एस। फिर आप सी से बी की ओर जा रहे हैं, लेकिन करंट बच्चों बी से सी की ओर आ रही, दैट इज आपकी ट्रेवर्सल की डायरेक्शन के अपोजिट आ रही, तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस I1 माइनस Ig इंटू Q इक्वल्स टू 0, understand। Now if value of are so adjusted that Ig equals to 0, understand, then Wheatstone bridge is said to be balanced। आपने जो PQRS में से R वेरिएबल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू को आपने चेंज किया, अंडरस्टैंड। S अननोन रेजिस्टेंस है बच्चों, S इज द अननोन रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों IG बिकम्स 0, तो आप है जो इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, ये इक्वेशन 2 है आपकी, अंडरस्टैंड। सो पुटिंग Ig इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट, आप है जो जहाँ जहाँ है जो बच्चों Ig लिखा हुआ है, I1 इंटू जी लिख दिया, सॉरी मैंने, दैट इज Ig इंटू जी, Ig इंटू जी।
तो आप है जो यहाँ पुट कर दें बच्चों, यहाँ जो आई जी जीरो होने से ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, दैट इज माइनस I1P प्लस I माइनस I1 इंटू R implies I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R, इट इज इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी बच्चों। आपने इसके अंदर है जो बच्चों जहाँ आई जी लिखा हुआ था उस आई जी की जगह आपने जीरो पुट कर दिया है, बिकॉज आर की वैल्यू को आपने इस टाइप से एडजस्ट किया कि इस आर्म में करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। इस आर्म में करंट की वैल्यू जीरो होने का मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस कंडीशन में, वी बी इक्वल्स टू वी डी। अंडरस्टैंड? दैट्स वाई नो करंट फ्लोज थ्रू दिस ब्रिज आर्म, दैट इज गैल्वेनोमीटर आर्म। अंडरस्टैंड? नाउ पुटिंग द सेम वैल्यू आई जी इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इज दिस। अंडरस्टैंड? तो इसके अंदर है जो बच्चों मैं पुट कर रहा हूं आई जी की वैल्यू जीरो, तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहाँ आई जी जीरो हो जाएगी, यहाँ आई जी जीरो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो आपके पास बचेगा यहाँ आई माइनस I1 इंटू एस फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग आई जी इक्वल्स टू जीरो। इसके अंदर पुट करने पर ये टर्म जीरो, यहाँ बच जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू एस प्लस I1Q इक्वल्स टू जीरो, implies I1Q equals to I minus I1 into S. It is equation 4. Understand? Now dividing equation 3 by 4. इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 से, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों डिवाइडिंग equation 3 by 4 we get P by Q equals to R by S। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, दैट इज P by Q इक्वल्स टू R by S। और बच्चों है जो S अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो Q by P इंटू R, since R is the R, P, Q are the known values of resistance, so we can easily measure the value of S. Understand? It is the simply the principle of Wheatstone bridge. Understand? अब बच्चों इसके कुछ important points डिस्कस कर लेते हैं हम। The first point is if we change the positions of cell and galvanometer or we interchange the positions of galvanometer and cell, यानी सेल और इस की को आप यहाँ लगा देंगे, इस गैल्वेनोमीटर को आप यहाँ लगा देंगे, इस की को यहाँ लगा देंगे। अंडरस्टैंड? तो इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ जो कंपोनेंट्स है वो तो आ जाएंगे यहाँ और यहाँ वाले कंपोनेंट्स यहाँ लग जाएंगे। तो इट मेक्स नो डिफरेंस इन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज अगेन P by Q इक्वल्स टू R by S। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन को हम जो प्रूव करते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, important fact facts fact number first, if positions of cell and galvanometer are interchanged, then the balancing condition
बैलेंसिंग कंडीशन रिमेन्स द सेम, यानी अगेन है जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस ही रहेगा, P बाई क्यू इक्वस टू R बाई एस। अब इस फैक्ट को मैं जो प्रूव कर लेते हैं बच्चों, अंडरस्टैंड। मैं क्या करता हूं बच्चों कि इस बार है जो मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं। लेट मैंने जो सेल और बैटरी को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है बच्चों, और गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये है जो की, अंडरस्टैंड। नाउ लेट करंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट I, इट बाइफरकेट इनटू I1 एंड I2। इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2 करंट जाती है, अंडरस्टैंड। और फिर बच्चों वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट नो करंट फ्लोज थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर आर्म। ए और सी के बीच में जो कोई करंट फ्लो नहीं होती, यानी गैल्वेनोमीटर अगेन जीरो डिफ्लेक्शन देता है। तो अगर वो बैलेंस्ड है ना, तो फोर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आईजी इक्वल टू जीरो होना चाहिए बच्चों, आईजी इक्वल टू जीरो, यानी इस गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी उस कंडीशन में, जबकि की है जो ऑन है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में ये I1 करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी, इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं जाएगी, अंडरस्टैंड। तो I1 करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ से है जो अगेन वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं गई थी करंट, है ना। यहाँ से करंट है जो बच्चों निकली थी, I1 इधर गई थी और I2 इधर गई थी, अंडरस्टैंड। और इस वाली आर्म में करंट नहीं जाएगी, और ये इसी टाइप से I2 भी करंट है जो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, और I2 करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो होती हुई अगेन इस पॉइंट पर I1 और I2 है जो मीट करेगी, और इस डायरेक्शन में अगेन I इक्वल टू I1 प्लस I2 बन के इस सेल के अंदर फ्लो होने लग जाएगी, अंडरस्टैंड। तो IG इक्वल टू जीरो। अब IG इक्वल टू जीरो का मीनिंग है बच्चों कि VB इक्वल टू VD, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, है ना। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ना तो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो होगी, ना करंट सी से ए की ओर फ्लो होगी। तो फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज VA माइनस VB, दैट इज करंट है जो इस डायरेक्शन में VA माइनस VB, इस डायरेक्शन में करंट है जो फ्लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स VB माइनस VA, VB माइनस VA इक्वल टू VB माइनस VC। VB माइनस VA इक्वल टू VB माइनस VC। तो VB माइनस VA तो वो तो हो जाएगा बच्चों I1 इंटू P, दैट इज I1 इंटू Q, और VB माइनस VC दैट इज I2 इंटू Q, ओम्स लॉ से, अंडरस्टैंड। तो लेट इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों चूंकि A और C का पोटेंशियल सेम है, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों करंट है जो अगेन चूंकि आपने ऐसा बोला है, तो इसका मतलब है जो VA माइनस VD को आप है जो VC माइनस VD भी कह सकते हो, है ना, अगेन, अंडरस्टैंड। क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना, तो इस आर्म में करंट फ्लो नहीं हो रही बच्चों, एडिशन। तो फिर है जो डी बहुत बच्चों है जो इस आर्म और इस आर्म का कॉमन पॉइंट है, इट मीन्स VA माइनस VD, VA माइनस VD इक्वल टू VC माइनस VD, अंडरस्टैंड।
VA माइनस VD यानी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, D इज द कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VD मान लिया है, तो VA माइनस VD इक्वल टू VC माइनस VD, अंडरस्टैंड, क्योंकि A और C का पोटेंशियल तो सेम है, ये VD दोनों में कॉमन है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है बच्चों। तो VA माइनस VD दैट इज I1R और ये हो जाएगा बच्चों I2S, अंडरस्टैंड। अब ये हो जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन है जो 2 हो गई बच्चों। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो आप इक्वेशन 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट I1P अपॉन I1R I2Q अपॉन I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, दैट इज P बाई R इक्वस टू Q बाई S इम्प्लाइज P बाई Q इक्वस टू R बाई S। तो बच्चों ये जो देखो बैलेंसिंग कंडीशन अगेन सेम आ रही है बच्चों, अंडरस्टैंड। अगर ये जो सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस को आप इंटरचेंज कर दें, इट मेक्स नो डिफरेंस इन बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन इज अगेन P बाई Q इक्वस टू R बाई S, understand. Now we are going to discuss fact number 2. फैक्ट नंबर 2, करंट बच्चों गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर B से D की ओर फ्लो करे तो बच्चों एक कंडीशन है जो हमको मिलती है ना, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस के टर्म में उस कंडीशन को लिखेंगे, है ना। फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है ना, एंड इफ करंट flows from B to D, अगर करंट है जो B से D की ओर फ्लो होती है, अंडरस्टैंड। फिगर को मैं वापस सही कर देता हूं बच्चों, क्योंकि अपना है जो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो अपने पुराने फिगर के ऊपर हम करेंगे तो इजी हो जाएगा। आप इससे भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन हमारी आदत में चूंकि ये जो फर्स्ट से ही डिराइव करना है तो हम उसको ले लेते हैं, अंडरस्टैंड। इट इज P Q R S, it is the galvanometer arm, it is key is pressed, it is A point, B point, C point and D point, और यहाँ आपकी है जो बैटरी, यहाँ अगेन एक की क्लोज्ड है, अंडरस्टैंड। और अगर ये अनबैलेंस्ड है और करंट अगर है जो B से D की ओर फ्लो हो रही है, B से D की ओर फ्लो हो रही है बच्चों, अंडरस्टैंड। ये करंट थी आपके I1, ये करंट थी I1, इसको I1 ले लो बच्चों, इसको I2 ले लो आप, इट विल बी I1 माइनस IG, क्योंकि IG करंट इसमें फ्लो हो रही है, सॉरी IG करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो इस वाली आर्म में हो जाएगी बच्चों I1 माइनस IG। इस वाले आर्म के अंदर है जो IG, I1 माइनस IG, ज़्यादा बेटर है बच्चों आप इसको I2 ले लो, इसको I2 ले लिया आपने, और ये हो जाएगी बच्चों IG प्लस I2, सॉरी ये हो जाएगा IG प्लस I2, और ये हो जाएगा I1 माइनस IG। अगेन है जो यहाँ करंट है जो ऐड हो जाएगी इस जंक्शन के ऊपर, और करंट फ्लो हो जाएगी I1 प्लस I2, दैट इज I इक्वस टू I1 प्लस I2, अंडरस्टैंड। अब करंट अगर है जो बच्चों B से D की ओर फ्लो अगर होती है, अंडरस्टैंड,
तो उस कंडीशन में जो वी बी इज ग्रेटर देन वी डी, इस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेस है, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी डी। अंडरस्टैंड? इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बच्चों वी बी विल बी ग्रेटर देन वी डी। अब बच्चों है जो वी बी ग्रेटर देन वी डी होगा, तो इट मीन्स वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। अंडरस्टैंड? और यहां लिख देता हूं वी बी वी ए माइनस वी बी, वी बी। अंडरस्टैंड? अब वी बी ग्रेटर देन है, इट मीन्स वी डी इज स्मॉलर देन वी बी। अगर वी बी बड़ा है वी डी से तो वी डी स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर होगा तो बच्चों ये टर्म है जो लार्जर हो जाएगी, दैट इज वी ए माइनस वी डी विल बी ग्रेटर देन वी ए माइनस वी, क्योंकि वी ए में से वी डी सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ, और ये वी बी है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ, और वी डी जो बच्चों है वो स्मॉलर है, तो इट मीन्स वी ए माइनस वी स्मॉलर है वी बी से, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी डी विल बी लार्जर देन वी ए माइनस वी बी। अंडरस्टैंड? नाउ वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी दैट इज आई टू आर, आई टू आर, और ये हो जाएगा बच्चों वी ए माइनस वी बी दैट इज आई वन पी, आई वन पी। ठीक है? अब बच्चों है जो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर है जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। तो अगर सेम होता है बच्चों तो आप है जो वी ए माइनस वी डी, आप है जो इस आर्म के अंदर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आई जी तो जीरो हो जाएगी बच्चों, तो फिर है जो आप है जो इसका ई एम एफ एप्सिलॉन मान लें, और इस आर्म को ए डी सी है ना, ए डी सी ई, ई इसको ले लें बच्चों, ई एंड एफ, इस आर्म के लिए, कौन सी आर्म, इस वाली आर्म के लिए आप है जो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, है ना, फॉर क्लोज्ड लूप ए डी सी एफ ई ए डी सी एफ ई ए, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्सल क्लॉकवाइज, इस वाली डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बच्चों, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल में ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल क्लॉकवाइज, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं क्लॉकवाइज। तो अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो माइनस आई टू आर, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ए से स्टार्टिंग कर रहा हूँ बच्चों, तो माइनस आई टू आर, फिर है जो इस डायरेक्शन में मैं ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, तो है जो बच्चों ये आई टू आई जी, और है जो अनबैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस्ड है बच्चों, तो फिर है जो चूंकि है जो इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगी नहीं, क्योंकि फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इस डायरेक्शन में है जो ये आई जी करंट फ्लो होगी नहीं, ये आई टू करंट डायरेक्ट इधर से निकलेगी। अंडरस्टैंड? यानी सर्किट है जो आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा बच्चों। एप्सिलॉन इसका ई एम एफ दैट इज ई पॉइंट एफ पॉइंट, और आई जी जीरो हो जाएगी बच्चों, आई जी इक्वस टू ज़ीरो। तो फिर है जो आई करंट, हाँ अगर है जो बच्चों आई जी जीरो हो जाएगी एप्सिलॉन, तो इस डायरेक्शन में बात करें तो फिर है जो यहाँ अगर मैं आई वन मान लूँ और यहाँ अगर मैं आई टू करंट मान लूँ, तो है जो अगर ये बैलेंस्ड है तो आई वन करंट है जो इधर से फ्लो हो जाएगी और आई टू करंट डायरेक्टली इधर से फ्लो हो जाएगी। अंडरस्टैंड?
फिर इस आर्म के अंदर क्लोज्ड आर्म है जो ADCFEA, ADCFEA, इस डायरेक्शन में जो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ट्रेवर्सल करूं तो I2R माइनस I2S, फिर मैं डायरेक्ट C से F इस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हूँ इस सेल के अंदर और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ रहा हूँ, तो EMF विल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम F टू E, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा हूँ, और फिर मैं वापस है जो A तक आ गया तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल्स टू I2R प्लस S implies I2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस S, I2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस S, अंडरस्टैंड। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD, VA माइनस VD, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD कितना होगा इस वाले फिगर के अंदर, VA माइनस VD दैट इज I2 इंटू R। इस वाले फिगर में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD कितना होगा, I2 इंटू R। नाउ I2 की ये वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों, तो एप्सिलॉन अपॉन R प्लस S इंटू R, अंडरस्टैंड। सिमिलरली है जो बच्चों, अगर मैं जो इसमें जो ये इसकी वैल्यू VD, अगर मैं आपके पास VA माइनस VB फाइंड करूं, VA माइनस VB फाइंड करता हूं मैं, VA माइनस VB फाइंड करूं तो ये हो जाएगा बच्चों P इंटू I1। अब बच्चों I1 की वैल्यू जो है, ये I1 करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, इस बार इस क्लोज्ड मैश को लेते हैं अपन, ये क्लोज्ड मैश है और इसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं इधर से इधर चलूंगा, इधर होते हुए इधर आऊंगा, तो इस वाले लूप के लिए मैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इक्वेशन है जो आएगी बच्चों वो सिमिलरली है जो VA माइनस VD इक्वल टू P I1, और I1 आ जाएगी बच्चों P एप्सिलॉन अपॉन P प्लस Q आ जाएगी, अंडरस्टैंड। जैसे ये इक्वेशन आई थी एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R इंटू R, इसी टाइप से VA माइनस VB आ जाएगी P एप्सिलॉन अपॉन P प्लस Q आ जाएगी, अंडरस्टैंड। सिंस, अब इसको तो रहने दो आप, इस इक्वेशन को, इस कंडीशन पे वापस आओ, सिंस VA माइनस VD इज ग्रेटर देन VA माइनस VB, इंप्लाइज VA माइनस VD की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, VA माइनस VD आपके लिए ये है एप्सिलॉन अपॉन R प्लस S इंटू R इज ग्रेटर देन VA माइनस VB की ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों P एप्सिलॉन अपॉन P प्लस Q, अंडरस्टैंड। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, ये बच्चों E ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट E है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो PR इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज PR प्लस RQ, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं PR प्लस SP, अंडरस्टैंड। PR से PR कैंसिल, दैट इज RQ इज ग्रेटर देन SP, और SP इज स्मॉलर देन RQ, SP इज स्मॉलर देन RQ, अंडरस्टैंड। क्या कंडीशन आएगी, अगर है जो करंट जो B से D की ओर फ्लो होती हो, तो वी गेट द कंडीशन SP विल बी स्मॉलर देन RQ या QR, अंडरस्टैंड। बेटर है QR लिख दो आप, SP इक्वल्स टू QR, SP इज लेस देन QR, सॉरी, अंडरस्टैंड। और अगर है जो करंट है जो अगर D से B फ्लो होती है, तो बच्चों उस कंडीशन में आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसी टाइप से एनालाइज करने पर, if in unbalanced Wheatstone bridge, current flows from D to B
देन इसी टाइप से एनालाइज करने पर ये कंडीशन आ जाएगी, एस पी यहाँ आ रहा बच्चों लेस देन क्यू आर, वहाँ आ जाएगा एस पी ग्रेटर देन क्यू आर, अंडरस्टैंड। देन कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस वो आ जाएगा बच्चों एस पी विल बी ग्रेटर देन क्यू आर, एस पी विल बी ग्रेटर देन क्यू आर। यहाँ बच्चों एस पी लेस देन क्यू आर है, वहाँ एस पी ग्रेटर देन क्यू आर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंडीशन का करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3, हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3, अब अगर आपका बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मैं लिख देता हूं पहले, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है ना, बैलेंस एंड बोथ कीज आर ओपन, कीज आर ओपन्ड, ठीक है ना, बैलेंस्ड है एंड देन बोथ कीज आर ओपन्ड, देन लिख देता हूं मैं, देन बोथ कीज आर ओपन्ड, देन बोथ कीज आर ओपन्ड। अगर दोनों की को जो आपने ओपन कर दिया, अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज को आपने एक बार बैलेंस कर दिया, इसके बाद दोनों की को ओपन कर दिया। अब बच्चों इस की को हम कहते हैं बैटरी की और इस की को अपन कहते हैं गैल्वेनोमीटर की, केजी। गैल्वेनोमीटर के साथ जो की होती है उसको गैल्वेनोमीटर की, इट इज़ द बैटरी की, अंडरस्टैंड। तो आपने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार बैलेंस कर दिया और बोथ की को आपने ओपन कर दिया, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी की को है जो सबसे पहले प्रेस करना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जो बच्चों आपको बैटरी वाली की को है जो फर्स्ट आपको प्रेस करना चाहिए, अंडरस्टैंड। अगर आपने बैटरी वाली की को प्रेस नहीं करके पहले इसको प्रेस कर दिया और फिर इसको प्रेस किया, तो फिर चूंकि वो ऑलरेडी चूंकि ये जो क्या है बैलेंस्ड है, अंडरस्टैंड। लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों को, ये जो रेजिस्टेंस कोइल्स हैं, ये वाले जो रेजिस्टेंस अप्लाइड है, उनके ऊपर है जो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना के कारण है जो एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने की वजह से, अंडरस्टैंड, वो बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो है जो बच्चों थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और बैलेंसिंग कंडीशन गड़बड़ हो जाने से फिर इस वाली आर्म के अंदर है जो करंट फ्लो होने लग जाएगी। मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर देगा, मोमेंटरीली यानी एक मोमेंट के लिए ये डिफ्लेक्शन देगा, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इंडक्शन इफेक्ट से बचने के लिए सबसे पहले आप ये जो केबी को दबा देंगे, केबी को प्रेस करने पर इसमें जो करंट सेट हो जाएगी। इंडक्शन इफेक्ट जो होना है वो इंडक्शन इफेक्ट उसी समय तक रखता है जिस समय करंट की वैल्यू 0 से स्टेडी वैल्यू आई तक आती, यानी आपका जो सर्किट में अगर कोई एमीटर लगा हुआ हो तो ये जो 0 से जो जब तक उसका पॉइंटर है जो जैसे 2 वैल्यू या स्टेडी वैल्यू 3 वैल्यू एम्पियर तक आता है ना, तब तक करंट चेंज हो रही होती है। चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो बच्चों वो एक मोमेंटरीली है जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जब तक करंट चेंज होती है एक मोमेंट के लिए चेंज होती है, दैट इज द ट्रांजिएंट करंट, अंडरस्टैंड। तो जब तक वो स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम के लिए करंट चेंज होगी, उस समय जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग कंडीशन है जो बच्चों बिगड़ जाएगी। उस कंडीशन में बैलेंसिंग कंडीशन गेट्स अनबैलेंस, अंडरस्टैंड, फॉर ए मोमेंट। तो उस कंडीशन में ये गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन दे सकता है बच्चों, अंडरस्टैंड, डिफ्लेक्शन दे सकता है। तो सबसे पहले आप इसको दबाएंगे, तो इसको दबाने से जो इंडक्शन इफेक्ट हो चुका होगा, इसके बाद इसको दबाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट जो होता है जिसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होते हैं फॉर ए मोमेंट होता है, तो वो हो चुका होगा उस समय, है ना, फॉर ए मोमेंट, फॉर मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स, है ना, उस समय तक करंट चेंज होती है, तो उस समय तक इंडक्शन इफेक्ट होता है, तो उसी समय तक ईएमएफ डेवलप होता है, दैट्स वाई। उसके बाद जब स्टेडी वैल्यू अटेंड कर लेती है करंट, तो उस कंडीशन में फिर इंडक्शन इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद अगर आप केजी को दबाओगे तो फिर ध्यान रखना कि ये जो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, अंडरस्टैंड। क्या बोला है मैंने ये बोला है कि सबसे पहले एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर लो, इसके बाद दोनों की को ओपन कर दिया जाए, अंडरस्टैंड। अब अगर आप वापस है जो दोनों की को आपको लगाना है, इसको शो करने के लिए कि देखो ये बैलेंस्ड है, तो लगाना है तो सबसे पहले इस की को प्रेस करो आप, ठीक है ना, देन दिस की मस्ट बी प्रेस्ड। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने पहले इस की को प्रेस कर दिया, अंडरस्टैंड, और बाद में इस की को लगाया,
तो बच्चों चूंकि करंट की वैल्यू 0 से स्टेडी वैल्यू आई तक ग्रो करेगी, तो उस मोमेंट के लिए फॉर ए फ्यू मोमेंट, है ना, बहुत कम टाइम के लिए एक ईएमएफ डेवलप हो जाएंगे इन कॉइल्स के ऊपर। उस वजह से बैलेंस्ड कंडीशन गड़बड़ा जाएगी और वो मोमेंटली डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा एंड यू गेट कंफ्यूज्ड दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, बट एक्चुअली इट इज बैलेंस्ड। तो सबसे पहले जो इंडक्शन इफेक्ट से बचने के लिए पहले इसको आप प्रेस कर दें, तो 0 से आई तक करंट ग्रो करती वो टाइम निकल जाएगा, और निकलने के बाद है जो वापस इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाते हैं। तो 0 होने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये जो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन ही देगा। अंडरस्टैंड? हाँ, इसके बाद है जो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, पॉइंट नंबर 4 कह सकते हैं अपन। देखो बच्चों, अगर आपको है जो इन जनरल रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ से फाइंड करनी है, तो ओम्स लॉ से फाइंड करते समय R = V/I होता है। अंडरस्टैंड? अब V को भी है जो मेजर करना पड़ेगा और I को भी आपको मेजर करना पड़ेगा। तो चूंकि V और I की वैल्यू है जो गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और अमीटर से जो फाइंड होती है, और ये एक्यूरेट 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते हैं, दे डू नॉट गिव 100% एक्यूरेट रीडिंग, दैट्स वाई देयर इज एरर इन R बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से मेजरमेंट करते समय है जो इसमें है जो एरर इन्वॉल्व होती है बच्चों। अंडरस्टैंड? लेकिन है जो ध्यान रखना कि जब आप इस मेथड से जो अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में जो डिवाइस जो काम में आ रही है वो ये बैटरी और ये गैल्वेनोमीटर, और चूंकि बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर है जो P/Q = R/S होता है, तो S = Q/P × R। तो देयर इज नो रोल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर डिवाइस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। अंडरस्टैंड? मतलब है जो सिंस इट इज बेस्ड ऑन, सिंस ये व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी वोल्टमीटर एंड अमीटर। अंडरस्टैंड? इट इन्वॉल्वमेंट इज ओनली गैल्वेनोमीटर एंड दिस बैटरी। अंडरस्टैंड? और बैलेंसिंग कंडीशन में जो न तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है, न बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू अगर आप है जो इस वाले मेथड से फाइंड करेंगे, अंडरस्टैंड, तो फिर ध्यान रखना कि एरर इज 0, सो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस and internal resistance of the cell. Of the cell. Understand? इन दोनों का कोई रोल है जो इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एनी रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ए सुटेबल रेजिस्टेंस more accurately and more quickly. Understand? So it is the important point. Now we come to the point sensitivity of galvanometer, sensitivity of Wheatstone bridge. Point number 5, sensitivity of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge की sensitivity. A Wheatstone bridge is said to be sensitive. A Wheatstone bridge is more sensitive if the galvanometer shows more deflection for
स्मॉल चेंज इन आर बच्चों आपका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था, फॉर स्मॉल चेंज इन आर। अगर आर के व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, इस कंडीशन को मैं समझा देता हूं कि एक बार आप व्हीटस्टोन ब्रिज को जो बैलेंस कर लें, व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार आप बैलेंस कर लें, और बैलेंस करने के बाद आर की वैल्यू के अंदर अगर आप स्मॉल चेंज करते हैं, और स्मॉल चेंज करने से जो बच्चों इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी, और अगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, अंडरस्टैंड, तो इसको मोस्ट सेंसिटिव माना जाता है। स्मॉल चेंज के लिए अगर गैल्वेनोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन, तो जितना ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन देगा उतना ही ज़्यादा उसको सेंसिटिव माना जाएगा, है ना। तो फिर है जो इसको अगर डिटेल्ड एनालिसिस करें, वो एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर डिटेल्ड एनालिसिस करें तो फॉर हाईएस्ट सेंसिटिविटी, फॉर हाईएस्ट सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, the values of P, Q, R, S must be same, यानी P इक्वस टू Q इक्वस टू R इक्वस टू S। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ P, Q, R, S मस्ट बी सेम, यानी P, Q, R, S की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब वो हाईएस्ट सेंसिटिव होता है। हाईएस्ट सेंसिटिविटी आपको समझ में आई होगी कि एक बार वो आप उसको बैलेंस कर लें, इसके बाद आर की वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंज करें, अगर वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है, तो इट इज़ सेड टू बी मोर सेंसिटिव, अंडरस्टैंड। तो वो मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब है जो एनालिसिस से, डिटेल्ड एनालिसिस से पता चला है, उसका एक फॉर्मूला डेरिवेशन होता है बच्चों जो हायर क्लासेस के अंदर है, कि P इक्वस टू Q इक्वस टू R इक्वस टू S, इफ द ऑल द रेजिस्टेंस यूज्ड इन दिस सर्किट नेटवर्क आर ऑफ द सेम ऑर्डर, or in another way we can say if P equals to Q equals to R by S, then the Wheatstone bridge is said to be most sensitive। इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 6, इसको मैं यूं ही बता देता हूं आपको कि आप Wheatstone ब्रिज की हेल्प से किस टाइप के अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों रिमेंबर, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंसेस एंड द वैल्यू ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंसेस, अंडरस्टैंड, यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप बहुत कम रेजिस्टेंस जो होते हैं, अंडरस्टैंड, जैसे 1 ओम है ना, 1 ओम 2 ओम, इनकी वैल्यूज़ को आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, 0.5 ओम, अंडरस्टैंड। क्यों फाइंड नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों ये जो डिवाइसेस लग रही है, ये गैल्वेनोमीटर वगैरह है ना, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग लीड्स हैं, उनका रेजिस्टेंस भी है जो बच्चों है जो इसी ऑर्डर का होता है, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है जो फिर वो जो डिफ्लेक्शन जो आएगा वो है जो बहुत ज़्यादा नोटिसिएबल है, जो नहीं होगा, नोटिसिएबल नहीं होगा, यानी वो ध्यान रखना कि उससे बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। आप है जो पहले ही है जो आपने जो अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू है जो आपने बहुत स्मॉल ले रखी है, लेट 1 ओम ले रखी है, अंडरस्टैंड। फिर आप बैलेंसिंग कंडीशन अगर आप फाइंड करते हैं, तो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर है जो बच्चों एस की वैल्यू को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर है जो एडजस्ट करने के दौरान चूँकि लीड्स जो काम में आ रही है, गैल्वेनोमीटर जो काम में आ रहा है, उनका जो रेजिस्टेंस है जो उसी ऑर्डर का होने से है जो वो है जो क्या आपका गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन इफेक्टिवली है जो नहीं शो कर पाएगा, अंडरस्टैंड। थैंक यू।